हेलो स्टूडेंट्स, हम मिशन शेखावटी 100 के इंग्लिश मीडियम क्लास 12 फिजिक्स को लेकर हाजिर हैं। हम पढ़ रहे थे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड, उसका हम आज पार्ट 2 लेके आए हैं। तो शुरुआत करते हैं हम। पार्ट 2 में हम फिल इन द ब्लैंक्स वाले क्वेश्चंस देखेंगे। देखते हैं, पहला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 1, फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास। डाइपोल क्या होता है? एक हमारे पास नेगेटिव चार्ज होता है, दूसरा पॉजिटिव चार्ज होता है। उनको अपन बिल्कुल इन्फिनिटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस पे उनको रख देते हैं, तो हमारे पास जो कन्फिगरेशन मिलता है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसमें पूछा है कि फॉर एन आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज। मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेज क्या होना चाहिए? यहाँ पे सेम होना चाहिए, मस्ट बी सेम कह दें अपन, या फिर उसको क्या कह दें, इक्वल कह दें। तो मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए? इक्वल होना चाहिए, सेम होना चाहिए। एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेज मस्ट बी, डिस्टेंस बिल्कुल ही कम होनी चाहिए, तो उसको हम कह सकते हैं कि नेग्लिजिबल डिस्टेंस होनी चाहिए, या फिर इनफाइनाइटेसिमली स्मॉल डिस्टेंस होनी चाहिए। ये आइडियल इलेक्ट्रिक डाइपोल की कंडीशन होती है। चलते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ ए चार्ज्ड पार्टिकल एंटर्स परपेंडिकुलरली इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो यूनिफॉर्म है, और उसमें जो एक चार्ज पार्टिकल है, चाहे कैसा भी हो, पॉजिटिव चार्ज हो चाहे नेगेटिव चार्ज हो, अगर वो एंटर करता है, देन द पार्टिकल फॉलोज ए पाथ। कौन सा पाथ वो फॉलो करता है? तो देखें, यूनिफॉर्म जो इलेक्ट्रिक फील्ड है हम उसको परपेंडिकुलर लाइन से ऐसे शो करते हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। अगर कोई चार्ज पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली एंटर हो रहा है, तो क्या होगा? अगर वो पॉजिटिव चार्ज है तो उस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, तो ऐसे जाएगा, फिर क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के वो पैरेलल हो जाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या होगा? उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और फाइनली वो भी क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल हो जाएगा। तो ये जो पाथ होता है इसको हम बोलते हैं पैराबोलिक पाथ। तो अगर कोई चार्ज पार्टिकल है परपेंडिकुलरली एंटर कर रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में यूनिफॉर्म में, तो कैसा पाथ बनाएगा? वो पैराबोलिक पाथ बनेगा। अगर यही हमें परपेंडिकुलरली की जगह क्या कह देता? पैरेलली। तो अगर पैरेलल आता है, जैसे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, इसके अगर पैरेलल वो चार्ज आ रहा है तो क्या होगा? वो इसी डायरेक्शन में, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इसी डायरेक्शन में वो एक्सेलरेट होगा, तो कैसा पाथ बनाएगा? कैसा पाथ बनाएगा भाई? स्ट्रेट लाइन का पाथ वो बनाएगा। अगर नेगेटिव चार्ज है तो क्या करेगा? अपोजिट डायरेक्शन में ऐसे मूव करेगा, तो भी कैसा बनाएगा? स्ट्रेट लाइन का पाथ बनाएगा। तो अगर परपेंडिकुलरली कोई चार्ज एंटर करता है यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तब तो वो क्या, कौन सा पाथ फॉलो करता है? पैराबोलिक। और अगर वो पैरेलली इलेक्ट्रिक फील्ड के एंटर करता है तब वो स्ट्रेट लाइन का पाथ फॉलो करेगा। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। द वैल्यू ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ऑफ मेटल इज। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो होता है उसको अपन एप्सिलॉन आर से लिखते हैं। तो हमें पता है कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है किसी मीडियम में, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वैक्यूम में, उसको मैं ई नोट से लिख रहा हूँ, उनमें क्या रिलेशन होता है कि ई मीडियम जो होता है वो कम होता है। कितने पार्ट से कम होता है? एप्सिलॉन आर पार्ट से कम होता है। तो अगर वो मेटल है मीडियम, तो मेटल के लिए जो एप्सिलॉन आर होता है यानी कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है, वो होता है इनफाइनाइट। तो यहाँ पे करेक्ट हमारा आंसर क्या हो जाएगा कि वो इनफाइनाइट होता है। तो इनफाइनाइट होता है तो इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा कि अपन ई नोट ऊपर लिख रहे हैं, नीचे हमें लिखना पड़ेगा इनफाइनाइट, और इनफाइनाइट से अगर किसी चीज़ को डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 0। यानी कि अगर कोई मेटल है या कोई कंडक्टर है तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा? वो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट चार्ज इज कॉल्ड। तो जब भी ऐसी कोई डेफिनेशन आती है कि यूनिट, किसी चीज़ को हम यूनिट करते हैं तो मतलब कि वो डिवाइड में होती है, तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला होता है जो इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज को आपस में कोरिलेट करता है? तो वो हमारे पास इलेक्ट्रिक फोर्स और चार्ज को कोरिलेट करता है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो कि क्या होता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स अपॉन क्यू नॉट, जहाँ पे क्यू नॉट क्या होना चाहिए? टेंड्स टू 0 होना चाहिए।
तो अगर यहाँ हम क्यू नॉट को 1 कर दें, इसको 1 कर दिया तो ई किसके इक्वल हो गया, एफ के इक्वल हो गया, यानी कि इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग अपॉन यूनिट चार्ज क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कहलाएगा या फिर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहलाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इच। देखिए बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मैंने बता दिया कि एक क्या होता है हमारे पास माइनस क्यू चार्ज होता है, एक हमारे पास प्लस क्यू चार्ज होता है। अगर उन दोनों को बहुत ही इनफाइनाइटेसिमल डिस्टेंस, जिसको अपन 2a से जनरल नोटेशंस में लिखते हैं, वहाँ पे रख दें तो जो कन्फिगुरेशन बनेगा उसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल, अब इसको फिजिकली डिफाइन करने के लिए हम एक क्वांटिटी लेते हैं मैथमेटिकली डिफाइन करने के लिए, p, स्मॉल p वेक्टर, इसको अपन कहता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। ये किसके इक्वल होता है, एक कोई अपन चार्ज ले लें, चार्ज का मैग्नीट्यूड हो गया और उनके बीच का डिस्टेंस हो गया। तो यहाँ चार्ज तो कैसी है, जो वेक्टर स्केलर क्वांटिटी है, और ये जो डिस्टेंस है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। तो हमें इसका क्या बनाना है, ऐसा यूनिट बताना। तो फॉर्मूला से यूनिट बता सकता है। क्यू का क्या यूनिट है भाई, क्यू होता है चार्ज, चार्ज का यूनिट होता है कूलॉम। तो ये हो गया कूलॉम इनटू, ये क्या है भाई, डिस्टेंस है, तो इसका क्या हो जाएगा, मीटर। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या, आंसर क्या हो गया, कूलॉम इनटू मीटर। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6, एसआई यूनिट ऑफ इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इसकी डेफिनेशन अभी अभी हमने देखी है कि इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू एफ अपॉन क्यू नॉट। तो एफ क्या हो गया, फोर्स हो गया, मतलब कि न्यूटन हो गया इसका यूनिट, ये हो गया कूलॉम। तो क्या हो जाएगा, ऐसा यूनिट न्यूटन पर कूलॉम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड ए यूनिफॉर्मली चार्ज होलो स्फीयर। देखिए हमारे पास क्या है, यहाँ पे एक होलो स्फीयर है, यानी कि अंदर उसका कुछ भी मटेरियल नहीं है, बिल्कुल होलो है। बाहर उसको हमने यूनिफॉर्मली चार्ज जो है डिस्ट्रीब्यूट हमने कर रखा है, इसमें यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये कैसा होगा, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा, क्योंकि अंदर जो वॉल्यूम है उसमें तो कोई चार्ज है नहीं। तो हमें लेकिन क्या बताना है कि द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। तो ये मान लीजिए इसका सेंटर है और इनसाइड कोई पॉइंट है P, तो वहाँ अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड ज्ञात करना है तो कैसे हम करते हैं उसको, हम क्या बनाते हैं, गाउसियन एक सरफेस को इमेजिन करते हैं। गाउसियन सरफेस को हमने इमेजिन कर लिया, वो मान लीजिए कोई डिस्टेंस R पे है। अब गाउस लो लगाएंगे हम। गाउस लो क्या बोलता है कि जो सरफेस इंटीग्रल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का, वो E डॉट ds वो किसके इक्वल होता है, जो चार्ज एनक्लोज्ड है उस सरफेस से अपॉन में एप्सिलॉन नोट। अब यह चार्ज कितना, अंदर तो कुछ चार्ज है नहीं, अंदर कुछ मटेरियल ही नहीं है, तो चार्ज हो ही नहीं सकता मटेरियल के बिना। तो सिग्मा क्यू तो यहाँ पे क्या है, 0 है। तो अगर ये राइट हैंड साइड इधर 0 हो गई तो ds, एरिया तो 0 नहीं है ना, एरिया तो है कुछ, तो क्या 0 हो जाएगा हमारे पास, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हमारे पास 0 हो जाएगा, चाहे कोई सा भी पॉइंट देखो। सो एट एवरी पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट इनसाइड द होलो स्फीयर द इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। सो हमारे पास क्या आंसर हो जाएगा, 0 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यूनिट ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। देखिए डेंसिटी हमने क्या पढ़ा कि कोई जो मटेरियल, हमने मास डेंसिटी पढ़ा कि कोई मटेरियल कितना डेंस है, कोई एक हमारे पास फाइनाइट वॉल्यूम है, उसमें कितना मटेरियल डाला हुआ है, कितना मास उसमें डाला हुआ है। वैसे ही हमारे पास होता है चार्ज डेंसिटी, कि चाहे आप एक लाइन ले लो, उसके ऊपर हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, आप एक एरिया ले लो, उसमें हमने चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ऐसे ही हम क्या ले सकते हैं, एक वॉल्यूम ले सकते हैं और उसमें हम क्या कर सकते हैं, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो क्या होता है, अगर अपन मास चार्ज डेंसिटी की बात करें तो वो क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम होता है। तो वैसे ही ये जो चार्ज डेंसिटी होगा वो क्या होगा, मास की जगह क्या आ जाएगा, आपकी बार चार्ज आ जाएगा, तो चार्ज अपॉन वॉल्यूम। अगर वो लेंथ पे है तो वो होगा चार्ज अपॉन लेंथ, उसको अपन लेमड़ा बोलते हैं, ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होता है। अगर सरफेस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है यूनिफॉर्मली तो वो हो जाएगा क्यू अपॉन एरिया, उसका जो एरिया है वो हो जाएगा। अगर वॉल्यूम में है तो क्यू अपॉन वॉल्यूम हो जाएगा। तो इसका देखें यूनिट क्या हो जाएगा, यूनिट क्यू को क्या बोलते हैं, कूलॉम, अपॉन में वॉल्यूम है तो वॉल्यूम का क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कूलॉम पर मीटर क्यूब। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू ए इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन एक्सियल पॉइंट इज वाट। हमें बताना है कि ये कितना हो जाएगा, 2 गुना हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, 2 टाइम्स हाफ हो जाएगा ऑफ द वैल्यू एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट एट द सेम डिस्टेंस। देखिए एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है हमारे पास, एक तो उसका क्या होता है एक्सियल पॉइंट जो उसके एक्सिस पे होता है, एक हमारे पास होता है इक्वेटोरियल पॉइंट जो इसके क्या होता है परपेंडिकुलर होता है। तो हमें बताना है कि एक तो एक्सियल पॉइंट पे हो, डिस्टेंस दोनों की सेम लेने, जैसे एक्सियल पॉइंट पे मैं एक पॉइंट यहाँ पे ले रहा हूँ वो आर डिस्टेंस पे है, तो इक्वेटोरियल पे भी मैं क्या ले रहा हूँ सेम ही डिस्टेंस पे ले रहा हूँ, एट द सेम डिस्टेंस से जैसा लिखा हुआ है, ये भी क्या मैं ले रहा हूँ आर डिस्टेंस पे ही ले रहा हूँ। तो हमें बताया कि दोनों का फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं एक्सियल की बात करूँ तो ई ए उसको लिख रहा हूँ, ई एक्सियल क्या होता है 2 का फैक्टर आता है, के आता है जो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, यहाँ पे पी आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट और अपॉन में आता है आर क्यूब। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि ये जो होता है ये 1/r³ के प्रोपोर्शनल होता है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब यहाँ अगर इक्वेटोरियल देखें अपन, इक्वेटोरियल में क्या होगा 2 का फैक्टर नहीं आएगा, यहाँ पे माइनस आता है और बाकी सेम KP/r³। तो यहाँ से हम देख सकते हैं सीधे सीधे कि एक्सियल वाला जो है वो क्या है दुगुना है, 2 टाइम्स है, डबल है। तो इसका यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू इलेक्ट्रिक पॉइंट एट एन एक्सियल पॉइंट, एक्सियल पॉइंट पे हमारे पास क्या होगा डबल होगा, डबल ऑफ द वैल्यू एट इक्वेटोरियल पॉइंट। तो डबल हम लिख सकते हैं या फिर हम क्या लिख सकते हैं 2 टाइम्स, या हम लिख सकते हैं 2 टाइम्स। ओके, सो हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, इसका क्या हो जाएगा डबल हो जाएगा या फिर 2 टाइम्स हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन आ गया हमारा क्वेश्चन नंबर 10, गाउस लॉ फॉलोज स्क्वायर लॉ। तो कौन सा स्क्वायर लॉ फॉलो करता है, हमें पता है कि ई जो होता है वो प्रोपोर्शनल होता है 1/r²। तो स्क्वायर यहाँ है बट ये कैसा है इनवर्स स्क्वायर लॉ होता है, ये क्या होता है इनवर्स स्क्वायर लॉ। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा हो जाएगा इनवर्स, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा इनवर्स। सो थैंक यू, होप आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें। ठीक है, इसी प्रकार हम अगला पार्ट में इसके आगे वाले क्वेश्चन लेके आएंगे। थैंक यू।